सोशल मीडिया पर आजकल इन दिनों आप एक देसी नुस्खा खूब वायरल होते देख रहे होंगे, फर्मेंटेड राइस। दावा ये किया जा रहा है कि ये पेट के लिए सुपर फूड है, गट हेल्थ को सुधारता है और पाचन को मजबूत बनाता है। लेकिन सवाल है, क्या सच में ये उतना ही फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है? अच्छा, दूसरी तरफ एक और चर्चा भी चल रही है। बासी चावल से फूड पॉइजनिंग का खतरा है, क्योंकि कई बार रात के बचे हुए चावल को ऐसे ही रखकर खा लिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यही लापरवाही पेट के लिए परेशानी बन सकती है। बात तो बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी हुसैन, आप दोनों ने बड़ा ही प्रैक्टिकल मुद्दा उठाया है। सोशल मीडिया पर दावे बहुत होते हैं, लेकिन सही क्या है यह समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको यह समझाते हैं फर्मेंटेड राइस बनते कैसे हैं। पके हुए चावल, ये देखिए मटका वगैरह सब लेके आएंगे, सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ये है पके हुए चावल, इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, और रात के हैं ये, बिल्कुल दही मिलाएंगे। अच्छी क्वांटिटी में ये दही है, दही मिला दिया। अब इसी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो स्लिट करके मैंने थोड़ी प्याज, छोटे छोटे बारीक कटे होते तो और अच्छा था। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से प्याज के टुकड़े, और उसके बाद इन सबको मिक्स करते हैं। अब इसे करना क्या है, पानी में डुबो कर रखना है और रात भर छोड़ना है। थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए अमिताभ। लेकिन इसमें तो डालना है, ठीक है ना, ये तैयार है। हाँ, लेकिन ये आपको करना कैसे, मैं वो इसलिए रेसिपी सिखा दे रही हूँ सो दैट कि आपको ये ना लगे कि अरे मीनाक्षी ने बनाया कैसे था, ये तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। तो इस तरीके से आप मटकी में इसे डाल के रखें, रात भर ये फर्मेंट होगा। और ऐसे इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दें। अगर कैमरा इसे फोकस कर पा रहा है तो प्लीज दिखा दे कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ऐसे कैमरामैन फोकस कीजिए भाई। ये ऐसी कंसिस्टेंसी अब ये दोनों जरा दिखा देते हैं हम लोग मीनाक्षी। ये देखिए, इसमें जो है तड़का भी लगाया जा चुका है। ये देखिए, ये देखिए, कल रात हमने जो है ये रेसिपी पूरी तैयार करके रखी थी। अब इसके ऊपर जो आप तड़का देख रहे हैं, कड़ी पत्ता है और लाल मिर्च है और राई है। वही सादा सा जो हमारा तड़का तैयार होता है, ये वो है। ये बासी है ईशा, लेकिन ये खराब नहीं है, ये बहुत हेल्दी है मीनाक्षी, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन के दौरान अच्छे बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स बनते हैं जो पाचन को बेहतर करते हैं। इसीलिए ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये एक्सपर्ट बताते हैं कि फर्मेंटेशन से चावल एसिडिक pH 4 to 5 हो जाते हैं, जिससे कि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनपते नहीं और न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपके पेट के लिए बहुत हल्के हो जाते हैं। ठीक है अमित? बिल्कुल मीनाक्षी, तो सवाल यह है कि जो चावल ऐसे ही बच जाते हैं वो फिर क्यों नुकसान करते हैं? अब ये सवाल का जवाब ये है क्योंकि नॉर्मल बासी चावल में बेसिलस सेरेस नाम का बैक्टीरिया बढ़ जाता है। ये रूम टेम्परेचर पर कुछ घंटों में टॉक्सिन्स बना देता है, जिससे पेट दर्द और डाइजेशन के बिगड़ जाने का खतरा रहता है। मतलब यह है कि सिर्फ इतना फर्क है कि एक में कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन होता है और दूसरे में अनकंट्रोल्ड बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। तो वैसे हेल्थ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर बचे चावल को 2 घंटे के अंदर फ्रिज में 0 से लेके 4 डिग्री तक पर रख दिया जाए तो आप उसे बाद में गर्म करके खा सकते हैं, जो बिल्कुल सुरक्षित होता है, सेफ है। बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल सही बात की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्मेंटेड जो राइस होते हैं ना, वो सही तरीके से बने तो गट हेल्थ के दोस्त हैं। तो वहीं लापरवाही से रखे बासी चावल पेट के लिए दुश्मन है। तो याद रखिए, हर वायरल चीज सही नहीं होती, लेकिन सही जानकारी हो तो देसी परंपरा ही सबसे बड़ी हेल्थ साइंस बन जाती है। इसके आगे की जो साइंस है वो तो भाई स्वामी जी हमें बताएंगे। आज स्वामी जी हमारे साथ हरिद्वार से सीधे रोजाना की तरह जुड़ रहे हैं। हमने अपना किचन यही टेबल पे बना लिया, आपने देखा? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हाथी से मुलाकात कर रहे हैं। गणपति गजराज पहुंचे हैं आशीर्वाद देने। स्वामी जी हमारा प्रणाम भी पहुंचा दीजिए गजराज जी तक। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये आशीर्वाद दे रहे, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देखो हमको ये ओंकार का उद्घोष कर रही है हमारी राधा रानी। ओ राम राम राम। अब इसको ले लो, सिर पे हाथ रखो। स्वामी जी, आप जिनकी गुरुओं की संगत में हैं, ऐसा लग रहा है
कहीं आप वृंदावन तो नहीं पहुंच गए? या वृंदावन से ये संगति हरिद्वार पहुंच गई है? गई है आज हम, और हमारे ये वृंदावन से ये हमारी हथनी मैया राधिका, राधा रानी, इसको घुमा लो। हाँ, अब देखो छोटी सी जगह में कैसे घूम जाती है। और ये क्योंकि ये रमण बिहारी जी की सन्निधि में और इतनी हृष्ट पुष्ट है, और पूज्य महाराज श्री ने इनको बहुत प्रेम से 20 साल से अधिक हो गया है, इतना अच्छे से पाला है। तो इधर कैसा लोगे? 21 साल की हो गई है। 21 साल तो यहाँ है। यहाँ है 21 साल से। तो फिर छोटी बच्ची आ गई थी। तो पूज्य हमारे काशी गुरु जी का सानिध्य आज हमको प्राप्त है। पूज्य हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी, हमारे मलुक पीठाधीश्वर रेवासा धाम के हमारे पीठाधिपति, और रमन रेती में यहाँ पर ये नारद टीला है। देखो इधर सुंदर परिवेश है। यहाँ आज पूरा एक आनंद ही आनंद है। पीछे इधर जो है हमारे ये हिरण, वाह, वो हिरण भी, उनको अभी दाना डालेंगे। तो कुछ इधर विश्राम कर रहे हैं। ओ, इसमें सींग वाले भी है, बिना सींग वाले भी है। तो अद्भुत। आज जो है हम ये, वैसे तो उन्होंने सजा इसके लिए रखा था कि आज हम हथनी पर ही योग करेंगे। गति लगा देती है। पिछले बार हम जो है थोड़ा सा खुली पीठ थी। तो इस बार ये सजा के लाए थे कि आज हस्ती योग होगा। तो पूज्य महाराज जी आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो, फिर हम योग का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। हमारा जीवन योग के निमित्त ही भगवान की ओर से कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। किसी भी तरह से अपने आप को इस समष्टि के साथ, समष्टि के अधिष्ठाता परमात्मा के साथ जोड़ना है। सबके हमारा अभेद है। अब उसके लिए फिर विधि बताई गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। मुख्य योग समाधि, परिभाषा के अनुसार समाधि इसी का नाम योग है। लेकिन अब सीधे कोई डॉक्टरेट नहीं करता है। पहले का से कबूतर सीखना पड़ता है, खा से खरगोश, गणेश जी सीखना पड़ता है, और फिर पीछे बाइनोमियल थ्योरी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरी पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स हमको अनंत तक ले जाती है। कोई भी विद्या हमको अनंत तक ही ले जाती है, चाहे योग दर्शन हो, चाहे कर्म दर्शन हो, चाहे भक्ति दर्शन हो, चाहे ज्ञान दर्शन हो। राष्ट्र सेवा दर्शन है, मानवता की सेवा दर्शन। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवा। अपनी सिद्धि का मार्ग, कोई भी एक मार्ग चयन कर लें, लेकिन उसमें प्रत्येक कार्य में अपने में सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, थोड़ा अधिक वैशिष्ट लाने के लिए हम लोग संयम का पाठ सीखते हैं महाराज के द्वारा, प्रवचन का, और यम नियम करने बाद फिर आसन की विधि से अपने शरीर को, जो इसमें योग्यता नहीं है, हम आजकल शास्त्र कहते हैं अतिशया ध्यान करते हैं। अतिशय का आधान करना, ये अतिशयाधान होता है। तो आप सबके लिए कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सैनिक हो, सिपाही हो, संतरी हो, मंत्री हो, राजा हो, धीराजा हो, हमारे जैसे भीख मांग ले, या फिर स्वामी जी हमारे जैसे एंकर हो, सबके सब योग जिनकी शुरुआत हर दिन आप जैसे गुरुओं के साथ होती है और कभी कभी साक्षात योगाभ्यास के साथ होती है। सौभाग्य है हमारे पूज्य रेवासा धाम के पूज्य महाराज जो कह रहे हैं कि जो है एंकरों को तो आपने छोड़ ही दिया, तो ये बेटी हमारी जो है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ये बच्चे पिछले 5-7 से अधिक समय से गुरुजी आपके भी कुंभ में दर्शन करने आए थे ना बच्चे, वो सब ये स्टूडियो में रोज योग करते हैं। बालिका कहाँ गई? यही तो है। हाँ, वो सब कभी 2-3 को एक साथ दिखाते हैं, नहीं प्रेम अलग अलग। वो नाटक है।
कहते हैं, नाटक बोलते हैं। जब तक गुरु न दिखावे तब तक सामने विचित्र दर्शन नहीं होता और है। गुरुजी ये शास्त्र है। हाँ, एक हमारा मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ बालक हुसैन, वो भी बड़ा योगी भी और बहुत बड़ा पत्रकार भी है। तो ये भी तो माई डियर हाँ, मेरा उसी के है। हाँ। इसके पिता हज तो करने भी दिख रहे हैं। लेकिन वो जो है वो ऐसे योगी योद्धा पत्रकार भी है। और आज हमें दो दो महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया। हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे करके ही प्रस्थान करें। तो हमारे पूज्य कारश्री गुरु जी का और हमारे रेवासा पीठ वाले मलूक जी महाराज बहुत बड़े योगी हुए। उनकी पीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज जी भी हैं। आप यह आशीर्वाद के 2 शब्द कह दो महाराज जी, फिर हमारा अखाड़ा शुरू हो जाएगा, योग अखाड़ा। जी महाराज जी, महाराज जी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अब सूर्य उदय भी हो गया ना, तो कितना सोचा। जी महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद के कह दो। आज हमारे जी ने हमको माला माल कर रखा है। जी महाराज जी। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नो याति सत्पथम्। प्रत्येक मनुष्य का जन्म साफल्य भगवत साक्षात्कार में ही है और भगवत प्राप्ति के पथ पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मन चल पड़े, अंतःकरण की प्रवृत्ति भगवत चरणारविंद की ओर हो जाए, यह पवित्र कार्य योग के माध्यम से होता है। इसलिए साध्य परमात्मा है। योग उनकी प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है, सरल साधन है। जैसा कि परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए योग आवश्यक है। वह किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी परंपरा का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, योग सबके लिए आवश्यक है। और उस योग की प्रत्यक्ष प्रामाणिक स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, जो क्रियात्मक रूप से अपनी वाणी से भी और अपने व्यवहार से भी योग को सांगोपांग अभिव्यक्त कर रहे हैं। सबको पूज्य बाबा से प्रेरणा लेकर के और अपने शरीर को निरोग बनाते हुए अपने अंतःकरण को भी रोग मुक्त बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। स्वामी जी आपके साथ दोनों गुरुओं को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए बहुत प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श है दोनों को। हम पहला विषय आपके सामने स्वामी जी रखते हैं। आजा राधा। अब देखिए स्वामी जी, गुरु सामने हो तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। जी 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 हुसैन जी। योग करने से शरीर प्रसन्न होता है, लेकिन एक और चीज से बड़ी प्रसन्नता मिलती है, वो है पेट पूजा से स्वामी जी। तो आप अक्सर स्वामी जी जौ की रबड़ी बनाना सिखाते रहे हैं। राबड़ी, हाँ, जौ की राबड़ी। तो स्वामी जी आज हम बात फर्मेंटेड राइस की कर रहे थे शुरुआत में। ये दोनों पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जौ की राबड़ी और फर्मेंटेड राइस, स्वामी जी ये दोनों क्या एक जैसा काम करते हैं? इन दोनों के नतीजे एक जैसे हैं? हाँ, ये बात एकदम आपने ठीक कही। ये जो फर्मेंटेड राइस, जो कि राबड़ी, ये दोनों ही तो ये दोनों ही हमारे आरोग्य के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। और इससे एक तरफ तो हमारे पेट में आजकल लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत तरह के रोग हो रहे हैं। तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, ये भी सब योग से दूर होगा। और फर्मेंटेड राइस हो, जो हमारे उड़ीसा में खास करके और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोग खाते हैं, और पाखाल भात आदि कह करके। और इधर ये जो की राबड़ी, ये तो पेट के लिए। और अब सर्द ऋतु के बाद अब गर्मी आएगी तो गर्मी से भी प्रतिरक्षा हो जाती है
और पाचन तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और उसमें यदि मंडूकासन हो जाए, कुछ बच्चे तो हमारे एडवांस योग भी करते हैं। चलो यहाँ करो एडवांस योग। ये हमारा बालक जो है, एक यहाँ पर भी योगी मिल गया हमको, हर्षवर्धन। और इधर बेटियां इधर आ जाओ। तो ये देखो आज बहुत बड़ा सानिध्य। करो नहीं करो, इधर थोड़ा सा कर, लगातार करते रहो। और इधर देखो चारों तरफ जो आज का जो परिवेश है ना, उधर हिरण भी इतने जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। तो आज का जो परिवेश है, ये सब देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, आसन तो रोज का क्रम रहता ही है। आज हम सीधे आबू धाबी से कल हम भोर में प्रस्थान किए और रात को यहाँ पहुंचे और सुबह आपके सामने देखो, हमने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लगातार 12 घंटे नहीं 22 घंटे की यात्रा करके आए। और इधर देखो ये योगिनी बेटियां भी पहुंच गई यहाँ। इन्होंने बहुत अधिक योगाभ्यास विद्याभ्यास किया, तो इनको तीर्थ कराने के लिए इनकी प्राचार्य बहनें इनको इधर ले आई। तो ये आपने जो कहा मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और स्वामी जी इन दोनों में ज्यादा नंबर आप किसको देंगे, शीर्षासन तक, और जौ की राबड़ी को या फर्मेंटेड राइस को? अवेलेबिलिटी को। तो देखो राजस्थान में नंबर देंगे जौ की राबड़ी को, और ओडिशा में जब जाएंगे नंबर देंगे भात को। भात क्यों? क्योंकि जो जहां अन्न पैदा होता है और जिसकी जहां परंपरा है, उसकी वहां महिमा होती है। तो स्थान काल को देख करके ही हमारे यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम, राजस्थान में और इधर गुजरात में जहाँ जहाँ जो होता है स्वाभाविक रूप से फसल के रूप में, वहाँ के लोग जौ का सेवन करें। जौ का दलिया, जौ की रोटी के आटे, जौ के आटे की रोटी और उसी की राबड़ी। और उधर जो नॉर्थ ईस्ट आदि है जहाँ चावल का सेवन होता है, वहाँ पर पाकाल भात। ये अप्रतिम है पाचन के लिए ना, बहुत ही जबरदस्त। मैं स्वामी जी बस एक बात इसी में कह रही थी, बासी रोटी देखो, उसमें फर्मेंटेशन होकर के पूरे पेट में बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, जो गट बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है ना जी, ऐसे बासी रोटी। और देखो भाई, हम अपना बताएं हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आपको तो पता है, हम बाजरे की बासी रोटी और दही खा करके ही बड़े हुए हैं। और जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी रूप में ये स्ट्रक्चर हमारा आज से लगभग 40 साल पहले तैयार हो गया था। क्या खा करके? बाजरे की बासी रोटी और दही खा करके। हमारे कन्हैया भी दही खाते, बोले रमण बिहारी लाल की जय। मैं स्वामी जी एक छोटी सी बात कह रही थी, जब हुसैन ने ये सवाल पूछा ना कि किसको नंबर ज्यादा मिलने चाहिए, जौ की राबड़ी को या फिर ये फर्मेंटेड राइस को, और जो बात आप समझा रहे थे वही जो अंग्रेजी हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सीजनल होना चाहिए और रीजनल होना चाहिए। यही बात आप कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स, हमारे जो बेसिक फूड कल्चर में है वही हमारे हेल्थ का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। स्वामी जी, फर्मेंटेशन से बढ़ने वाले क्या बात है, प्रोबायोटिक्स पेट के माइक्रोबायोम पर कैसे असर डालते हैं और किस तरीके के लोगों को ये रोज लेना चाहिए, और अगर रोज लेते हैं तो फिर क्या पेट इसे पचा पाता है, या फिर रोज लेने की बजाय कभी कभार लेना चाहिए, ये दोनों चीजें समझाएं। तो देखो दो बातें, आपने जो रीजनल सीजनल और रीजनल रीजनल योगी भी इधर आ गए, और हर सीजन में सदा बाहर रहने वाली योगिनी बेटी भी पतंजलि गुरुकुलम से आज इधर ही आ गई। तो जरा बात सुनिए, जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी, पैस, फिसर, फिस्टुला, अपचन, खाया पिया हजम नहीं होता, और
जिनको कोलाइटिस है, जिनको गैस कब्ज आदि है ना, उनको तो कुछ दिन लगातार ये ले लेना चाहिए। दही और चावल उनके लिए औषधि का काम करते हैं। हाँ, ऐसी जो भी तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है उनको तो ये रोज ले लेना चाहिए, बाकी को सैटरडे संडे के दिन ले लेना चाहिए। 2 किलो लगभग हेल्दी गट बैक्टीरिया, अच्छे जो प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, ये हमारे पेट में रहते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये दही और वो भी फिर चावल और जौ के साथ जब खाया जाता है ना, राबड़ी या पाखाल भात जो बोल रहा था मैं, तो वह अपने आप में अप्रतिम होता है आरोग्य के लिए। इसलिए जो है फिर ये दोनों भी जिनको सुलभ नहीं होते, तो बासी रोटी का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, उसमें भी खास करके जो कि और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे दक्षिण भारत में जवार की और कुछ भागों में अब बाजरे की बासी रोटी खाने का तो इसमें विधान है। तो वो अपने आप में पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जितने भी पाचन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल, उससे जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए ये परम औषधि का काम करेंगे। और जब गट अच्छा होगा तो पूरा घट अच्छा हो जाएगा। तो पवन मतलब ये कि घर में क्या क्या मौजूद है, पादासन से तो बंद आसन। काफी लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है। अब ये चावल रोजाना आपके घर में रात में बचता है, उसे सुबह अगर आपने इस तरीके से फर्मेंटेड कर लिया फिर तो कहने ही क्या, पेट बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए फर्मेंटेड राइस में विटामिन B12, आयरन और मिनरल्स बढ़ने की बात कही जाती है, मतलब जो होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या ये बात ठीक है? क्या फर्मेंटेशन के बाद न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है? और जैसा कि आपने बताया कि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये मात्रा कैसे बढ़ रही है? राइस में जो पहले से आयरन होता है वो इंक्रीज कैसे कर जा रहा है, आयरन और दूसरे मिनरल्स? वो उसमें प्रसुप्त अवस्था में होता है। तो ऐसे जैसे मशीनों से अलग अलग चीज़ों को प्रोसेस करके अलग अलग उनके औषधीय तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये अब जैसे गेहूं में, चावल में, जौ में, मूंग में, अलग अलग प्रकार के दालों में जो औषधीय तत्व हैं, आहार तत्व हैं, उनमें मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड्स हैं, अंकुरित करने से वही तत्व और ज़्यादा मात्रा में अभिव्यक्त हो जाते हैं। वो उसमें होते हैं, लेकिन वो इस रूप में नहीं होते कि सीधा शरीर उनको डाइजेस्ट कर सके। इसलिए उन्हीं के बायो फर्मेंटेड जो है रूप बनाए जाते हैं। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि उनसे प्राप्त करने के लिए। तो जो प्रोसेस मशीनों में हम करते हैं वो फिर भी कृत्रिम है। सहज रूप से ये प्रोसेस जब आप जौ को और चावल आदि को ऐसे फर्मेंट करके करते हैं तो उनके जो सामान्य रूप से औषधीय गुण है, आहार गुण है, मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड्स है, वो जो उनसे हमें प्राप्त नहीं होते वो फर्मेंट करने से हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनके अंदर वो गुण हैं, लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से या अंकुरण आदि के प्रोसेस से वही उनके गुण पूरी तरह से अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उद्बुद्ध या जागृत हो जाते हैं। और उसका फिर जब हम सेवन करते हैं तो उससे होने वाले जो लाभ हैं हम उसको पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के दावा जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है स्वामी जी, वो ठीक है कि फर्मेंटेशन के बाद उसमें मिनरल्स की, आयरन्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए बासी चावल में बैसिलस सेरस बैक्टीरिया का खतरा बताया जाता है, जिसको काउंटर करने के लिए दवाएं जो दी जाती हैं वो लैक्टोबैसिलस दी जाती हैं। आम लोग स्वामी जी इस बात को कैसे पहचानें कि चावल सुरक्षित है या नुकसानदायक है? और बासी चावल खाने से एलर्जी, पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है? बासी चावल को फर्मेंटेशन किए बगैर भी कुछ लोग खाते हैं, वो किस तरीके से खतरनाक होता है? तो ये जो सफ़ेद चावल है और सफ़ेद जो आटा है, मैदा है, तो इसमें एक तो
जो उसका ब्रान है ना वो उतार दिया जाता है, और उसके अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रान उतार करके जो चावल खाना है वो एक तरह से आप मोटापा, डायबिटीज और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष, इनको बढ़ा देता है। इसलिए जो है आप बैठे बैठे प्राणायाम करो। हमारे जो है यहाँ हमारे योगी आत्मा यहाँ पर भी प्रकट हो गए। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये और ये तो जरूर करो, और जिनको जगह मिल रही है वो कुछ ना कुछ गतिशीलता जारी रखो। तो आपके प्राण उतरा हुआ ऊपर का छिलका उतार देते हैं। एक तो मोटा छिलका होता है वो तो अलग है, जो ऊपर का उस छिलका, बहुत बारीक छिलका, पहले जब उखल मूसल में चावल कूटते थे, उखल मूसल में जो को कूटते थे वो तो सही तरीका था। अब वो जो है चावल को सफेद करने के चक्कर में उसका जो बहुत सूक्ष्म ऊपर का छिलका होता है जो है उसको भी उतार देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। उससे मोटापा, शुगर और तमाम तरह के वात पित्त कफ त्रिदोष और बहुत तरह के रोग फिर बढ़ते हैं। इसलिए ब्राउन राइस माने ब्रान के साथ राइस खाना, ब्राउन राइस, और चोकर के साथ आटा खाना, हाई फाइबर वाला, रिच फाइबर आटा, वो ऊपर गेहूं, स्वामी जी जो फर्मेंटेड राइस है, गेहूं का आटा छान करके नहीं खाना। किसके साथ? हाँ स्वामी जी, हाँ, फर्मेंटेड राइस ब्राउन राइस का बनाना है या व्हाइट वाले राइस का भी चलेगा? अब वो ब्राउन राइस का तो ज्यादा अच्छा होगा, वो व्हाइट वाले का भी चलेगा। अब चलने को तो खा ही रहे ना लोग, अब चलना तो नहीं चाहिए। अब क्या करें, इंडस्ट्री ऐसी आ गई है ना, और लोगों में शौक ऐसे पाल लिया है लोगों ने, चावल सफेद ही चाहिए, कुछ चीजें मैदा में ही बनानी है उनको। तो ये सब मामला थोड़ा ठीक होते होते वक्त लगेगा। धीरे धीरे लोग जो है वापस अवेयर होंगे, आगाह होंगे, मूल प्रकृति, मूल स्वभाव बैक और टू लौटेंगे तो सही की तरफ आएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए जब मौसम बदलता है तब भी गैस की शिकायत लोगों को होती है, कुछ अपच लोगों का बढ़ जाता है, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो स्वामी जी, इसके पीछे शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से ये सारी शिकायतें पाचन से जुड़ी होती हैं, और साथ में जरा पाचन को मजबूत भी करवाइए, और कौन कौन से योगाभ्यास पाचन को मजबूत करते हैं? तो एक तो जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो सुबह शाम की ठंड, दोपहर की प्रचंड गर्मी, अब इसमें सर्द गर्म, बहुत लोगों को इसमें कफ कोल्ड हो रहा है। ये फरवरी और ये मार्च का जो महीना है, ये बच्चों के लिए और खास करके बुजुर्गों के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। तो थोड़ा सा सुबह शाम तो थोड़े कपड़े पहन लिया करें, दोपहर को उसको थोड़ा कम कर दें, और खाने पीने में घी, तेल और भारी गरिष्ठ भोजन की, अब जैसे यहाँ वृंदावन में आए हो, रमण बिहारी जी के क्षण में चकाचक भंडारा मिलता है, लेकिन उसको कब खाना रे भैया। हाँ, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर कफ कोल्ड बढ़ जाए तो थोड़ा श्वासारी ब्रोनकोम, और थोड़ा वात बढ़ जाए तो एलोवेरा गिलोय पारिजात, निर्गुंडी, सहजना या पीड़ा निर्गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। एसिडिटी बढ़ जाए तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और नीम की पत्ती। अब और नववर्ष भी आने वाला है, अभी नीम के छोटे छोटे पत्ते आने लगे। वैसे तो पत्तेझड़ हुआ था, फिर भी हमारी नीम थोड़ा यहाँ के ज़्यादा ही मजबूत है। नीम के पत्ते अच्छे से धो करके खा लो, पित्त का प्रशमन हो जाता है। फिर वीट ग्रास, एलोवेरा और जो है लौकी और बिल्वा, शीशम, और ये सब भी पित्त का प्रशमन करते हैं। तो ये मंडूकासन और सर्वांगासन, हलासन, देखो ये बेटा इधर सर्वांगासन कर रहा है और हमारी बेटियां ये हलासन कर रही है। ये सर्वांगासन, हलासन भी पाचन के बहुत अच्छा होता है। और शेष गोमुखासन, चलो बेटियों सब गोमुखासन करो। हाँ, इनके प्राचार्य बहने हमारी देवमयी जी, देवशक्ति जी, देवामृता जी और सब बेटियां बड़ी विदुषी हैं। और
हमारे पूज्य स्वामी प्रवीर देव जी से लेकर के सब हमारे योगी आत्मा इधर लगे हुए हैं। अब और स्वामी इधर जी, आप हर दिन कितने सारे आसन बताते हैं, बेटियों कितने ने भी सारे घरेलू मतलब नुस्खे योग बताते किया। हैं, इतने सारे उपाय आप बताते हैं, फिर भी लोग ऐसे हैं और इनकी संख्या भी बहुत है जो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोलाइटिस जैसी बीमारियों में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए फर्मेंटेड फूड लेना सुरक्षित है या फिर इन्हें परहेज करनी चाहिए? योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी पेट की इन क्रॉनिक बीमारियों का भी उपचार आप बताएं। ये जो फर्मेंटेड राइस है कोलाइटिस वालों के लिए थोड़ी मात्रा में, देखो मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है, तो कम मात्रा में फर्मेंटेड राइस कोलाइटिस वालों के लिए अच्छा होता है। और हम तो दही चावल ये सब गोल दही के अंदर और छाछ तक्र का सेवन ये कोलाइटिस में करवाते ही करवाते हैं। और फिर खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी बेल जो बिल्व पत्र होता है बेल का प्रयोग, बेल का पाउडर, गंगाधर चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण, ये मैंने बहुत पहले बताया था, अभी कई दिनों से इस बारे में बात नहीं की, तो फिर बता देता हूँ। 50 ग्राम बिल्वादि चूर्ण, 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम। ये पाउडर लेने से कितना ही भयंकर कोलाइटिस हो ठीक हो जाता है। अब किसी को सीधी गोली खानी है तो कोलोग्रिट खाली पेट कुटजारिष्ट कुटज घनवटी खाने के बाद पाचन को अच्छा करने के लिए चित्तकादि अच्छा रहती है। रही बात बहुत मंदाग्नि की, तो पंचकोल का काढ़ा पीने से जठराग्नि अत्यंत जागृत हो जाती है। और खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत तो हमने खिला करके और थोड़ा पिंडली दबा करके, और देखो ऐसे कठिन योगाभ्यास जो करने वाले बच्चे हैं उनका तो पाचन जो है बहुत ही जबरदस्त होता है। अब इन जीवों का पाचन तो ऐसा है, ये क्या शुतुरमुर्ग है? हाँ शुतुरमुर्ग तो बड़ा तगड़े वाला है, इसकी तो कुछ लोग सवारी भी करते हैं और तगड़ा होता है। और फिर इधर पीछे हिरणों का तो पूरा झुंड का झुंड उधर। इनको भाई दाने डालो जरा, हाँ एक राउंड और डालो इधर दानों का, तो यही पूरे हिरण भी आएंगे। आज एक गजब ही वातावरण बना हुआ है। जिनको कब्ज है उनको शाम को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण और खाने के बाद अभयारिष्ट, और जिनको पायस फिसर फिस्टूला है उनको त्रिफला में नीम के और बकाइन के फल और डाल करके, नीम और बकाइन के फल और डाल के तो ये दे दो, या खाली पेट जो है उनको 1 कप ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पिला दो, लो वो भी ठीक हो जाता है। बवासीर और नागदोन या अर्शोग्रिट 2-2 गोली, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला देते हैं सब, और जो है ये पिंडली थोड़ी दबा देते हैं। पहले तो बड़े बुजुर्गों की ऐसे सब पिंडलियां दबाया करते थे सब, अपनी कोई और ना दबाए तो हम तो खुद ही दबा लेते, क्या दूसरे की प्रतीक्षा करना है? अपने हाथ सब जगन्नाथ। बल्कि स्वामी जी कुछ तो इलाकों में तो मैंने देखा ऐसे कि वज्रासन में भी बैठने से घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के लिए जब पैर छुआ जाता तो उसमें भी कई बार जो है वो पिंडली इस तरीके से दबा रहे होते थे। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं कि ये इसका चलन क्यों रहा सा आशीर्वाद मिला करता। जी 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 जी, किस तरीके का फायदा इससे मिलता था। अच्छा स्वामी जी देखिए, पेट के अल्सर और लगातार एसिडिटी की वजह से योग और आयुर्वेदिक उपचार का जो सही कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है? अल्सर के लिए सबसे अच्छा होता है मुक्ता शुक्ति, घाव भर देता है। मुक्ता शुक्ति आप थोड़ा सा एलोवेरा मुक्ता शुक्ति लो या मोती पिष्टी ले लो। मोती पिष्टी तो बहुत ही सौम्य तुरंत इफेक्टिव है, आधा ग्राम तक ली जा सकती है मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी। थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा हनी मिला दो, अंदर के घावों को हील कर देती है, अल्सर को पूरा। और मिट्टी पट्टी भी उसमें करवाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट अनार खिलाते हैं, अनार बहुत ज़बरदस्त है। अनार का जूस नहीं पीना चाहिए, अनार धीरे धीरे चबा करके फाइबर के साथ लेना चाहिए। अभी हमारे पूज्य गुरुशान जी महाराज जी बैठे हुए थे, काशी गुरु जी हमारे, तो कल ही गुरु जी को ने मेरे को फ़ोन किया, बेटा हमारा थोड़ा पेट कुछ गड़बड़ हो गया है। मैंने कहा गुरु जी अनार खा लो। बेटा हमने तो अनार का जूस पिया था और गड़बड़ा गया। मैंने कहा गुरु जी यही तो गड़बड़ हो गई, अनार का जूस नहीं पीना चाहिए था।
अनार चबा के खाओ। अनार चबा के खाया, बाद में गुरुजी ने फोन किया, बेटा ये तो अच्छा हो गया, लो अनार का जूस पीने से गड़बड़ हो गया, अनार खाने से ठीक हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छे हो जाते हैं। मुक्ता शुक्ति से, मोती पिष्टि से वो पूरा अंदर के घाव भर जाते हैं। और मिट्टी पट्टी आपको बताई, अनार का सेवन बताया, और इसमें 3 चीजें बंद करा देते हैं, चीनी, सभी प्रकार का मीठा, दूध और घी बंद करा देते हैं। ये तीनों दुश्मन हैं अल्सर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस के। और बहुत ज्यादा खट्टा दही, बहुत ज्यादा खट्टी छाछ भी नहीं। तो स्वामी जी सुबह 4 बजे की जमाई हुई 8 बजे ले लें, दोपहर की, सुबह की जमाई हुई दोपहर ले लें, ऐसे। स्वामी जी आपने दही का काफी सेवन कुछ करना। बता दिया है, अब बारी जरा दर्शकों की है। स्वामी जी चलते हैं संजीवनी की तरफ। स्वामी जी आज की संजीवनी का वीडियो मुंबई से आया है। विजय लक्ष्मी खास नुस्खा बता रही हैं, देखते हैं उसे। ये है पनीर के फूल और ये है उसका बना हुआ पाउडर। ये आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में चाहें तो आप 1 चम्मच पाउडर या इनका 1 चम्मच पनीर के फूल साबुत आप पानी में भिगो के सुबह आप इसको छान कर खाली पेट सबसे पहले आप इसको पीजिए। ये आपके रात भर की शुगर को ख़त्म करेगा। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप किसी भी दवाई के बगैर भी आप अपनी शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। धन्यवाद। स्वामी जी कुछ जोड़ना है इसमें और? अरे इतना कुछ बता दिया जो है ये पनीर के फूल। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अब इसमें कुछ जोड़ना बाकी नहीं रहा। हाँ, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और सदाबहार, चिराता, खुद की गुड़मार, विजय सार, मधुनाश्री, मधुगिरी ले लिया तो नॉन डायबिटीज के हो जाएंगे। और ऐसे जिन्होंने कर दिया तो वृश्चिकासन कर दिया तो फिर तो सब बीमारियों का ही शीर्षासन हो जाएगा। तो धन्यवाद। बोलो रमण बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही फिर आज मथुरा वृंदावन से तो कल हरिद्वार से आपके साथ फिर मिलेंगे 7:56 पर। अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।